आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ कशफी शम्माल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू। हमारे आज के मेहमान हैं बेहद ख़ास। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनके खून में गायकी रक्स करती है, या फिर यूँ कह लें कि उनको गायकी विरासत में मिली है। जी हाँ, हमारे मेहमान हैं आज के शाहिद रफ़ी साहब, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे हैं। शाहिद रफ़ी साहब, आपका दिली खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुफ्तगू। आदाब आप लोग सबको। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके बचपन की यादें जो रफ़ी साहब से जुड़ी हुई हों। जी, वो एक बहुत ही मतलब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन थे और बहुत ही नरम दिल के, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन जैसा कहते ना, वो किस्म के इंसान थे वो। और अब्बा का ऐसा था कि वो अपना सोशलाइजिंग बहुत कम करते थे। वो अपने काम से मतलब रखते थे ज़्यादातर, अपना काम से, और जैसा काम ख़त्म होता था वो सीधा घर आते थे अपने फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहते थे। अपना हम लोग के साथ जो भी खेलना होता तो खेलते थे, या फिर कुछ सुनाना होता तो कभी कभी हम लोग को नज़दीक बुला के सुनाते थे। अब्बा को कैरम खेलने का शौक़ था तो हम लोग के साथ कैरम खेलते थे। पतंग उड़ाने का शौक़ था, पतंग उड़ाते थे तो हम लोग चरखी पकड़ते थे और वो पतंग उड़ाते थे हम लोग। तो ऐसे ऐसे शौक़ थे अब्बा के। बैडमिंटन खेलने का शौक़ था। तो ये सब चीज़ें थी, हमारी यादें उनके साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि भुला नहीं सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉरगेट दीज थिंग्स। इनफैक्ट अपना हम तो ये भी सोचते हैं कि अब्बा गए नहीं हैं, अभी भी हैं हमारे साथ। गए हैं अभी अपने रिकॉर्डिंग से आएंगे शाम को और कुछ ना कुछ बात करेंगे हम लोग के साथ। इनफैक्ट अपना हमारा एक घर हुआ करता था बॉम्बे से थोड़ा सा दूर है, अपना लोनावला करके एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे हमारा बंगला होता था। तो एवरी वीकेंड डैड अब्बा कहते थे कि चलो तुम लोग अपने वीकेंड पे हम लोग बंगले पे जाएंगे, उधर पिकनिक के तौर पे। तो सैटरडे को जब अगर उनका काम होता था तो वो कहते थे कि तुम लोग चलो आगे, मैं आता हूँ पीछे से। तो हम लोग चले जाते थे अपना बंगले पे। शाम के वक्त अपना अब्बा आते थे, जब आते थे फिर हम लोग के साथ खेलते थे। वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था, तो सब बच्चों को अपने स्विमिंग करने के लिए धक्का दे के बोले चलो स्विमिंग करो, और खुद भी अपना कूद जाते थे, बोले चलो मैं भी करता हूँ तुम लोग के साथ। तो इस तरीके से अपने चीज़ें याद आती है अब्बा की। जी, उनको खाने का बड़ा शौक था। जी हाँ, खाने का शौक़ था उनको। एक्चुअली अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था उनको, गाड़ियों का शौक़ था उनको, बंगले का शौक़ था, ये सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ था। खाने का बेशक उनको बहुत शौक़ था, लेकिन जब डायबिटीज़ का अपना जब ये हुआ उनको डायग्नोज, तब उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कभी कभार वो मतलब भूल जाते थे कि उनको डायबिटीज़ है। तो लेकिन खाने का बेशक उनको शौक़ था। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब मैंने कोई ऐसा सिंगर नहीं देखा है जिस तरीके से अब्बा अपनी आवाज़ को, पता नहीं, वो खुद कहते थे कि मुझे अल्लाह की देन है। वो जो आवाज़ थी उनकी, वो खुद कहते थे कि मुझे जो आवाज़ है वो अल्लाह की देन है। इनफैक्ट मेरे मामू अपने काफ़ी लोग बताते हैं कि रिकॉर्डिंग में जब अपना गाना हो जाता है ना, तो हर सिंगर ये चाहता है कि मतलब मैं अपनी आवाज़ सुनूं और देखूं कि गाना अच्छा हुआ कि नहीं। तो दूसरे रूम में जाके बैठ के गाना जब सुनते थे तो लोग अंदर आते थे, कहते थे वाह रफ़ी साहब आपने बहुत अच्छा गाना गाया। तो इशारे से कहते कि मैंने नहीं, ये अल्लाह की देन है, ये तो मेरी आवाज़ जो है ये अल्लाह की देन है, ये ऊपर वाले की देन है मुझे। तो उस हिसाब से अपना वो ही वॉज अ गॉड फियरिंग पर्सन, बहुत खौफ था अल्लाह का। और ये मैंने आपको ताजुब होगा कि कभी कभी अपना उनको शौक़ होता था खाने पीने का, जैसे बात किया आपने, तो कभी शौक़ होता था उनको तो रिकॉर्डिंग जाने से पहले कभी अपने पंजाबी लस्सी होती थी वो पी के चले जाते थे। उनका अजीब सा शौक़ था। और अपना ये लोग बोलते अरे नहीं अब मेरी आवाज़ बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, वो तो खाना खाते खाते अपने कोको कोला पी लेते थे उस ज़माने में, कोको कोला ठंडा।
वो एक लेजेंडरी सिंगर थे जी। और बॉलीवुड के काफ़ी नज़दीक आप लोग थे, फिल्मी दुनिया से बहुत ही करीब थे, लेकिन फिर भी आपको रफ़ी साहब ने अपने बच्चों को बहुत दूर रखा बॉलीवुड की चकाचौंध से, तो क्या वजह थी? हमारी जो फैमिली है जी। कोई गाना बजाने वाली फैमिली नहीं है, नंबर वन। ना तो पहले से कोई अपना हमारे दादाओं के ज़माने से ये फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। दूसरी बात थी ये एक हमारे ख़ानदान में अब्बा को शौक़ आ गया था, गाने का शौक़ था उनको, और उनको शौक़ भी अपना एक फ़कीर के थ्रू, ये तो आप तो जानते ही होंगे। मैं चाहूँगी कि आप उसको बताएं। ऐसा था कि अपना जब हमारे दादा और अपना अब्बा हम लोग जब फैमिली शिफ्ट हुई लाहौर, तो उस मोहल्ले के अंदर जहाँ पे रहते थे वहाँ पे अक्सर एक फ़कीर गुजरते थे और उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता था, एक तारा। तो वो बजा बजा के दूर जाके बैठ जाते थे एक पेड़ के नीचे। अब्बा हमेशा उनके पीछे पीछे जाते थे, पीछे पीछे दूर जाके उनके साथ बैठ के, और जैसे वो बैठते थे तो अब्बा भी बैठ जाते थे और सुनते रहते थे। उनकी उम्र तकरीबन तब 7-8 साल। हाँ, मुश्किल से मैं समझता हूँ, हाँ 7 साल की उम्र होगी अब्बा की। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, काफ़ी मतलब टाइम चलते गया। तो फ़कीर ने बोला कि लड़के इधर आ। वो फ़कीर थे वो तो, और पैसे मांगने वाले फ़कीर नहीं, वो जो होते हैं ना जैसे वली टाइप के फ़कीर, वैसे। तो बोले कि इधर आ, तू क्यों मेरा पीछा करता है, तू क्यों मेरे साथ रहता है, तू क्यों मेरे को सुनता है? तो बोले कि बाबा, अब्बा बोलते थे कि बाबा मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और आप जो ये गाना गाते मैं कुछ सीखना है, मुझे आप सिखाइए। तो बोला अच्छा तुझे मेरी आवाज़ पसंद है और तुझे ये गाना सीखना है, चल सिखाता हूँ। तो अब्बा को उन्होंने थोड़ा वो 1-2 लाइन सिखाए थे। तो इनफैक्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब्बा को इंस्पिरेशन जो मिला वो इस फ़कीर से मिला। जो शौक़ उनको पैदा हुआ इस फ़कीर से कि उसकी आवाज़ और वो गाना उनको पसंद आया, तब उनके अंदर ही अपने ये था कि मुझे गाना गाना है। तो उस हिसाब से अब्बा को शौक़ पैदा हुआ। तो इसी वजह से पूरे ख़ानदान में सिर्फ एक वाहिद अब्बा थे जो कि अब्बा को शौक़ था। और जहाँ तक आपने जैसे कहा कि आप लोग को दूर रखा है, बेशक हम लोगों को सबको दूर रखा है, हमारे सब भाई बहन, हम 7 भाई बहन हैं मुझे मिला के। अब्बा नहीं चाहते थे कि मतलब अपना जिस तरीके से जो स्ट्रगल उन्होंने किया तो कि उनके बच्चे भी करें। उनका और अम्मा का ये कहना था कि अगर कोई बच्चा इंडस्ट्री में आना चाहता है एज ए सिंगर, तो या तो वो मेरे बराबर आए और या तो फिर मेरे से बढ़कर आए। तो मैं समझता हूँ बाप तो बाप ही होता है। तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, वो तो खैर जाहिर सी बात है। लेकिन एक बात है कि जब हम लोग दिखाते थे कि शौक पैदा हो रहा है या कुछ ऐसा, और अब्बा नहीं चाहते थे ना, जैसे पहले ही बता दिया था मैंने, तो बोले कि यार इनको ज़्यादा शौक आने से पहले इसको लंदन भेज दो। तो हम लोग सब बच्चों को लंदन भेज देते थे, जाओ उधर जाके पढ़ो। अच्छा। तो जो करना है वो वहीं पे करो, बिजनेस करना है या जो करना है उधर करो। हमारी अम्मा दिल पे पत्थर रख कर तो हम बच्चों को सबको भेज देती थी। तो कितने साल थे आप तक लंदन में? कितने साल, अभी मैं तो, मेरी आधी फैमिली तो अभी भी लंदन में ही है। करीब 50 साल हो गए जी। तब से अपना लोग भाई, मैं भी था लंदन में, लेकिन मैं जल्दी आ गया। मैं अपने अब्बा के इंतकाल से 6 महीने पहले आ गया था। अच्छा। जी। और फिर अब्बा के इंतकाल के बाद फिर मैं रह गया यहाँ पे, मैं नहीं गया वापस अम्मा के साथ। तो ये वजह थी कि मतलब हम लोग को दूर रखा है अब्बा ने, इंडस्ट्री में ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को सिर्फ फिल्में देखने की इजाज़त है, कुछ चुनिंदा फिल्में? नहीं, फिल्म देखने का, हाँ, कुछ ऐसी मनादी नहीं थी कोई कि मतलब नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब्बा नहीं चाहते थे कि, मतलब एक बात बताऊं कि डिसिप्लिन में थे अब्बा, बेशक
ये नहीं कहता हूँ कि मतलब डिसिप्लिन नहीं होता था, लेकिन उनका डिसिप्लिन बहुत ही अलग किस्म का होता था। ऐसा होता था कि मतलब ना जैसे कि आपका कोई बच्चा मस्ती भी करता है ना, तो अब्बा को पसंद नहीं आता, तो वो खुद नहीं कहते थे, वो नहीं चाहते थे कि बच्चा अपना मेरे से डरे या कुछ ऐसा, तो अम्मा को बुलाते थे, देखो मस्ती कर रहे, तो पकड़ो इसको। तो अम्मा आती थी, बेत लेकर आती थी, बेल्ट लेकर आती थी, चप्पल लेकर आती थी, मारो इसको, मतलब इसको सुधारो। अम्मा आपकी सख्त थी? अम्मा वाज क्वाइट स्ट्रिक्ट, यस, शी वाज वेरी रफी स्ट्रिक्ट। साहब ने आपको कभी मारा नहीं बचपन में? नहीं आपने मारा, जबान खाई है? मारा है, ऐसी बात नहीं है, सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाया हूँ। तो शायद उसी मार ने आपको एक राइटर की दुनिया में ले आया, आपकी हाँ, बुक लेकिन की वो- गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। जी। इसके बारे में आप बताएं। अब अब्बा से हम आप पर आना चाहेंगे। रफ़ी साहब, ही हिमसेल्फ वाज अ लेजेंड। तो किताबें तो बहुत लोग निकालते हैं, काफ़ी लोग अपना लिखते हैं जो बाहर की चीज़ें, लेकिन जो घर की चीज़ें भी होती है वो नहीं मालूम लोगों को, काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम रहती है। तो उस हिसाब से आई फेल्ट कि मतलब यस, मैं ये किताब निकालूंगा। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु wrote the book as an author, सुजाता देव करके हैं, एंड ऑथराइज्ड बाय मी। तो उन्होंने अपना एज अ ऑथर, आई मीन उन्होंने लिखा किताब और ऑथेंटिकेटेड बाय मी। तो ये किताब हमने निकाली है, काफ़ी मतलब जेन्युइनिटी इसमें काफ़ी, क्योंकि हमने क्या किया है कि मतलब इस किताब के अंदर जो अंदर की बात भी, साथ साथ में मैंने उन लोगों से भी इंटरव्यू लिया है जो अब्बा से जुड़े हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली म्यूजिक डायरेक्टर्स, नॉट ओनली एक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूजिशियंस एज वेल, वो भी जुड़े हुए थे। तो उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया और उनसे भी हमने किताबें, मतलब उनसे जो बाइट लिया वो हमने लिखा है उस किताब में। रफ़ी साहब की एक फिल्म थी नीलकमल, और उसका एक गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी जी। संसार मिले। तो ऐसा कहते हैं कि जब रफ़ी साहब गाते थे तो जो भी गाना होता था उसी गाने में रम जाते थे, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो कोई रोमांटिक गाना हो। तो इसमें आपकी सिस्टर की शायद शादी हुई थी या जी। एंगेजमेंट जी, हुई जी, थी, और उसके जी। अगले दिन ही रिकॉर्डिंग थी, और थ्रू आउट वो गाने में रोते रहे। तो कैसा लगा जब आप लोगों को पता चला इस बारे में कि रिकॉर्डिंग के बीच वो रो दिए? ऐसा हुआ था, वो किस्सा मैं बताऊं आपको कि मेरी सबसे बड़ी बहन, जी। मेरी बाजी, उनकी शादी हुई थी अच्छा। करीब ये रिकॉर्डिंग से एक आध हफ्ता पहले, और बहुत चाहती थी अब्बा की, बहुत चाहती थी, मतलब अब्बा बहुत चाहते थे बाजी को। अभी लंदन में रहती हैं वो, भी करीब 50 साल हो गए उनको माशाल्लाह। उस वक्त दैट वाज सैड, मतलब, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया, आंसू नहीं, एकदम नमी थी मतलब उनके आंखों में, लेकिन वो रो ही नहीं थे जिस तरीके से अपने, जैसे बाप एक रोता है ना बेटी को विदा करते वक्त, तो उस वक्त नहीं। एक हफ्ते बाद जब ये रिहर्सल हो रही थी, रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग के टाइम पे पता नहीं गाते गाते लास्ट अंतरे पे अब्बा वाकई रो दिए, पहली ही रिकॉर्डिंग में, पहले ही टेक करते टाइम पे अब्बा रो दिए, और वो हिचकी, जैसे आपने सुने हुए गाना, आखिर वो हिचकी आ गई थी अब्बा को, रोने की जो जी, हिचकी जी। होती है। और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि साहब, रवि म्यूजिक डायरेक्टर। तो रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई तो पसंद आया, रवि साहब को पसंद आया, बोले कि यार इसको ओके कर दो। तो अब्बा बोले नहीं यार, मेरी वो रोने की बात, बोले ये चाहिए गाने में, नेचुरल था। ये एक नेचुरल चीज निकली है, ये चाहिए, ये डालिए आप। तब अपना मामू हमारे जो थे वो अब्बा के सेक्रेटरी भी थे और मेरे सगे मामू भी थे, तो उन्होंने बोले बच्ची की शादी हुई है, तो उस वक्त तो अपना साहब को इतना महसूस, लेकिन अभी लगता है वो गाने की वजह से और जो वर्डिंग्स थे विदाई का, तो वो शायद लग गया, तो इसी वजह से उनको याद आ गई होगी तो रो दिए। तो ये हकीकत थी, ये बात जो थी ये हकीकत है कि बाजी के विदाई के टाइम पे अब्बा
रोए नहीं थे, लेकिन रिकॉर्डिंग में रोए ज़रूर थे जी। आजकल के जो गाने हैं, आजकल के गानों से आप कितने मुतासिर हैं, या फिर उसका उल्टा सवाल कि आप कितने नाखुश हैं? बहुत कम सुनता हूँ मैं, बहुत कम सुनता हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे वैसे आजकल के मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग नहीं है बिल्कुल। वो दिल को लगती नहीं वो बात। तो मैं ये अपनी राय बता रहा हूँ कि मतलब जो बात पहले थी वो अब नहीं है। लेकिन हाँ, बेशक मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पहले अपना बात होती थी वो दिल से निकलती थी। आप देखिए ना, जो भी शायर थे वो दिल से लिखते थे और सोच समझ के लिखते थे, और क्या शायरी होती थी उस टाइम पे, म्यूजिक कैसे होती थी ये देखिए आप। और गाने वाले तो खैर, तो बहुत फ़र्क है उस वक्त में और अब में, बहुत फ़र्क है। रफ़ी साहब का कोई गाना जो आपको पसंद हो? वैसे तो उनके बहुत सारे गाने थे, 25,000 गाने उन्होंने गाए अब तक के अपने करियर में, तो ये तो कहना ठीक नहीं हुआ कि उनका कौन सा गाना सबसे अच्छा, सारे अच्छे थे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को 2 लाइन कोई अपना जो पसंदीदा गाना है वो गुनगुनाएं। मैं समझता हूँ कि पसंद भी है, मुझे गाना पसंद भी है, और साथ साथ में वो अब्बा के ऊपर एप्ट है। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो अब्बा के लिए लिखा हुआ था। वो गाना रफ़ी साहब के लिए लिखा हुआ है, और रफ़ी साहब जाते जाते ये गाना छोड़ के गए, और वो बहुत प्यारा गाना है। और उसकी वर्डिंग्स आप सुनेंगे तो बहुत वाकई में, तो मैं चाहूँगी आप सुनाएं। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। और ये बात सही है। जी, देखिए कि मतलब आज है कि मेरे बाद जमाना मुझे ढूंढेगा, इसके अपने जो अंतरा है, ये गौर सुनिए आप। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग लगेगी दुनिया के वीरानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। अब बताइए, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। उनको गुजरे हुए 39 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी कमी बॉलीवुड को, बल्कि मौसीकी के हर गोशे गोशे में उनकी कमी महसूस की जाती है। बेशक जी। तो आप उनके बेटे हैं, आपको उनके बेटे होने का एजाज़ हासिल है, तो कैसी होती है आपकी सोशल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ? कहीं कहीं जाता हूँ मैं, कहीं कहीं जाता हूँ तो चौकन्ना होना पड़ता है कि पहले यार कोई इधर पहचाना तो नहीं, कोई पहचान तो नहीं लेगा, मतलब ऐसा अपना पहला माहौल देख लेता हूँ, तो उस हिसाब से फिर अपने आप को डाल लेता हूँ। अगर कोई ना पहचाने तो बिंदास। अगर कोई पहचाने तो आपको लगता है कि तो फिर अपने जरा रिजर्व करना, अपने आप को रिजर्व रखना पड़ता है कि यार बोलेंगे अरे यार देखो ये रफ़ी साहब का लड़का है, सो वो चीज़ वो मेंटेन करना पड़ता है। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी है इस चीज़ में, तो आई हैव टू मेंटेन दैट। यस। प्लस पॉइंट क्या है? मैक्सिमम प्लस पॉइंट ही है। नेगेटिव ऐसा है कि मतलब यार कुछ गलती हो जाए तो यार अपने मेरे पे उंगली नहीं उठेगी, मेरे बाप पे उठेगी। आप समझे ना? जी, जी, तो वो
गलती कोशिश करते हैं कि वो गलती ना हो। तो इसी वजह से अपना कोई ये नहीं कहेगा अरे ये शायद नहीं किया, बोले रफ़ी साहब का लड़का ये तो इतना बदमाश है, इतना बदतमीज़ है, इतना ही ख़राब है इंसान है, तो वो नहीं चाहते। जी, मैं इत्तेफाक रखती लेकिन हूँ एक इस बात ये से। हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये हकीकत है जी। कि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने अब्बा को ऐसे नवाजा था कि आज तक लोग उनकी तारीफ, आज तक मैंने किसी से कोई बुराई नहीं सुना अब्बा की, मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाए। उनका हाथ कभी भी अपना ऐसा नहीं होता था, हमेशा ऐसा होता था। तो ये चीजें, ये सीख हमको भी मिली है थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब मैं भी एकदम परफेक्ट, नो, नॉट एट ऑल, बट यस, आई मीन जो रफ़ी साहब थे इंडस्ट्री में रहने के बावजूद, आई फील कि मतलब उनका एक बात दूसरी बात यह कि उनके दाएं हाथ को पता नहीं चलता था उनका बाएं हाथ क्या कर रहा है। नहीं कि मैं मतलब वो मेरे वालिद थे या मेरे पिता थे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, इट इज़ अ फैक्ट। ये जो चीज़ निकल रही है मेरे दिल से, मेरे दिमाग से नहीं, मेरे दिल से निकल रही है कि रफ़ी साहब वॉज द अल्टीमेट, ही वॉज, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ आपको कि रफ़ी साहब वॉज एन इंस्टीट्यूट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। जी, This is what I feel. He was not an actor, but as a human being, as a profession, what profession he was in, जो profession में वो थे, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने दिल से और खूब मतलब sacrificed himself, वो उन्होंने पूरी त्याग, जैसे बोलते हैं ना, त्याग दे दी उनकी। ऐसे दयालु थे कि कभी गाड़ी पे गुजरते थे, सिग्नल होता था, कोई भी गरीब बच्चा भी और कोई भी आता था अपने पैसे मांगने के लिए, होते भिखारी लोग आते हैं, अब्बा कभी नहीं देखते थे उनकी जेब में कितने पैसे, ये निकाले हाथ में दे दिए, गिनते नहीं थे कि इतने पैसे दे रहा हूँ। अभी हम लोग क्या, अरे 10 रुपए दे दे बस, वो नहीं गिनते थे, उनके हाथ में जो आता था दे दे, खत्म। उनका ये था कि अपने, जब वो किसी ने पूछा उनसे कि रफ़ी साहब आप ऐसे ही दे देते हो, गिन के देना चाहिए कि अपने इतना दो, बोले जब मेरे को ऊपर वाला गिन के नहीं देता है तो मैं क्यों गिन के मैं दूं? क्या बात। ऊपर वाला जब मुझे दे रहा है तो वो गिन के नहीं दे रहा है, वो तो दे रहा है मुझे, तो वैसे ही मैं भी अपने, मैं क्यों, मैं तो उनसे बढ़कर तो नहीं हूं। उनका जो आखिरी वक्त था जिस दिन वो इंतकाल जी, करने वाले थे, वो उस दिन के बारे में जानना चाहती हूँ। जिस दिन इंतकाल हुआ था उस दिन सुबह अपना उनकी रिहर्सल हो रही थी बंगाली भजन की, जी, तो म्यूजिक डायरेक्टर आए थे, तो उधर अपने उन्होंने रिहर्सल किया। रिहर्सल के दरमियान उनको दर्द हो रहा था, अच्छा, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। रिहर्सल पूरी हो गई, म्यूजिक डायरेक्टर्स दे वर हैप्पी, दे वर सेटिस्फाइड, चले गए। फिर अब्बा आए ऊपर, बंगला था ना हमारा, ऊपर आए, दरवाजा, मेडिसिन का दरवाज़ा जो कबर्ड था उसका कबर्ड खोले, और सोडामेंट दवाई होती थी उस ज़माने में, गैस के लिए होती थी, एसिडिटी के लिए होती थी। तो हमारी अम्मा की तबीयत भी ख़राब थी उस वक्त। जब अब्बा ऊपर आए कमरे में तो अम्मा ने पूछा कि क्या बात है, बोले नहीं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है गैस या एसिडिटी हो गई, सोडामेंट ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा। तो वो लेकर नीचे उतरे, अब्बा दवाई लेके नीचे उतरे, तो अम्मा को शक हुआ, तो अम्मा भी नीचे उतरी, तो जीने पे अपने सीढ़ी होती है ना, तो बंगले पे ऐसे सीढ़ी, तो उधर बैठ गई अम्मा, तो अब्बा सोफे पे अपने हॉल के अंदर ऐसे बैठे हुए थे। तो हमारे मामू भी थे उस वक्त, तो अम्मा ने कहा कि ज़हीर देखो इनकी तबीयत लगता नहीं है सही है, देखो। तो उस वक्त फिर अब्बा को जब देखने गए मामू, बोले अब्बा की थोड़ा सा पसीना भी छूट रहा था, तो बोले कि डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो हमारी एक फैमिली डॉक्टर ये अपने बाजू में ही रहते थे घर के, तो उनको बुलाया गया।
डॉक्टर चंदिरामनी जब आए वो, तो उन्होंने बोले कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाए तो बेटर है। तो उनको तो शक हो गया था क्योंकि उनके अपने जो नाखून थे पूरे ब्लू हो गए थे अब्बा के। तो जब हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाए तो उन्होंने अपना वो गैस की वो सिलेंडर टाइप होता है बॉटल, वो लेकर आए। तो उनको ऑक्सीजन देने बोले कि इनको अटैक आया है। उन्हें सॉफ्टली बोला गया, मम्मी को बोल दिया था कि अपना अटैक आया। इमीडिएटली हम लोग अपना उनको हॉस्पिटल लेकर गए। उनको बाथरूम में लेकर जा रहे थे तो पकड़ के बोले नहीं मेरे को पकड़ना नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा। तो खुद गए, बाथरूम से वापस आए, बोले गाड़ी में मैं बैठूंगा। गाड़ी में खुद बैठे, बोले एम्बुलेंस बुला दे, नहीं मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। गाड़ी में बैठे, उनको नेशनल हॉस्पिटल लेकर गए थे। उस वक्त अपने हिंदुजा हॉस्पिटल नहीं था, तो नेशनल हॉस्पिटल लेकर गए तो उधर अपना पेसमेकर नहीं था, उनको पेसमेकर लगाना था। तो वहाँ से फिर डॉक्टर मोदी करके अपना अब्बा के हार्ट स्पेशलिस्ट थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, ही वॉज देयर। तो उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने बोले कि मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ और कुछ मेरे डॉक्टर्स भेज रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे तैयार की तो रफ़ी साहब को आप लोग यहाँ पे भेज दीजिएगा। तो एम्बुलेंस आई, अब्बा वो एम्बुलेंस में लेकर गए। बिटवीन नेशनल हॉस्पिटल एंड बॉम्बे हॉस्पिटल वो जो डिस्टेंस था उसी दरमियान में अब्बा को 3 अटैक एम्बुलेंस में आ गए। तो दैट वाज अ बिग थिंग। 3 बार जब हुआ तो फिर लेकर गए उनको हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर जब लेकर गए तो बाहर निकले तो बोले कि पेसमेकर लगा तो दिए हैं, पर आई थिंक इट वाज क्वाइट लेट। जब उनको आईसीयू में लेकर आए तो अम्मा थी, मैं भी था, आई वाज देयर आल्सो ऑब्वियसली। तो अब्बा के अपने सब वो पाइप्स लगे हुए थे ये सब, तो अब्बा को पसंद नहीं आई बात। तो बोले अरे यार तुम लोग हटो यहाँ से, डॉक्टर को बोल रहे हैं कि हटो, और उठ के बैठ गए। तो अम्मा वाज देयर, माय मॉम वाज देयर। तो मम ने अब्बा को, सॉरी डॉक्टर ने बोले कि प्लीज़ इनको समझाइए। तो अम्मा ने बोली कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चों की तरह, आप थोड़ा आराम करिए, डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, इलाज करने दीजिए, जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो घर चलेंगे हम लोग। तो अब्बा ने से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चलो तुम बोलती हो तो मैं लेट जाता हूँ, बस उनका लेटना था। एंड within 2 minutes he came out, the doctor, and he said that he's no more. तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे शाहिद रफ़ी साहब से, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।